हेलो एंड वेलकम टू एकेडमिक रिसोर्सेज दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट बुक के मेगा कॉन्फिडेंस लाइव टेस्ट बूस्टर के बारे में, जो कि 2 और 3 जुलाई का लाइव टेस्ट था, जो कि टेक्स्ट बुक ऐप पे लाइव हुआ था। हम इस ये हमने टेस्ट दे लिया है, हम इसके बाद में इसका पोस्ट एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके, रीजनिंग एंड मैथ का टोटल हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बात कर रहा है भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो आर्टिकल 76 के तहत हमारा जो अटॉर्नी जनरल होता है वो हमारा भारत का प्रथम लॉ ऑफिसर होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर। ठीक है, तो हमारा आंसर तो हो जाता है भारत के मानने वाले। अगर हम बात करें अदर ऑप्शन जो कि इस क्वेश्चन में रिलेटेड है, तो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं एडवोकेट जनरल, जो कि 165 आर्टिकल के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। इसी के साथ अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अभी डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस है। सॉरी, डीवाई चंद्रचूड़। अगर इसी के साथ हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के टोटल आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है, तो सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 124 से लेकर 147 आर्टिकल्स के तहत है। इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट के 3 क्षेत्राधिकार हैं, एक तो ओरिजिनल, एक होता है एपिलेट एंड एक होता है एडवाइजरी। टोटल 3 क्षेत्राधिकार होते हैं, जो कि ओरिजिनल होता है 131 के तहत। एपिलेट 3 टाइप के हैं, 132, 133 एंड 134। अगर 132 की बात करें तो 132 हमारा है जो कि हाई कोर्ट के तहत कुछ सर्टेन केसेज को हमारे अपील करने का अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट में। 132 में बात करें तो ये हमारे सिविल मैटर्स के बारे में, जो भी हमारे हाई कोर्ट का डिसीजन होता है उसको अपील करने का अधिकार देता है। और क्रिमिनल केसेज का अधिकार देता है 134। एडवाइजरी हमारा 143 है, जो कि प्रेसिडेंट को अगर कोई सलाहकारी डिसीजन लेना है तो सलाह सलाह दे सकता है हमारा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। भारत के मौलिक कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन के तहत। तो 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हमारे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, जो कि और इस टाइम पे गवर्नमेंट किसकी थी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी। अगर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे यह हुआ था। एंड उन्होंने टोटल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज सिफारिश की थी, उनमें से टोटल 5 को जोड़ा गया और साथ ही में 5 हमारी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की तरफ से टोटल जोड़ के 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी जोड़ी गई 1976 में। और जो लास्ट 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो हमारी 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई थी, जो हमारा फ्री लीगल एजुकेशन का है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है 8वीं शताब्दी ईस्वी के दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने वाले राजा शैलेंद्र कौन से धर्म के अनुयायी थे। तो बात करें तो हमारे जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें हमेशा हमारा अगर तुक्का लगाना हो या फिर कुछ भी करना हो तो उसमें हमारा बौद्ध धर्म बहुत फैला है। जैसे कि वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, साथ ही में थाईलैंड हो गया, इन सब देशों में हमारा बौद्ध धर्म बहुत प्रफुल्ल फैला है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सेल का प्रकार नहीं है। तो हमने टोटल 3 टाइप की सेल्स पढ़ी हुई है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड तीसरा हमारा होता है मेटामॉर्फिक। अगर बात करें इग्नियस, तो इग्नियस हमारा जो लावा और मैग्मा होता है उसके सॉलिडिफिकेशन के तहत बनता है। एंड सेडिमेंट्स का डिपोजिशन से हमारा बनता है सेडिमेंट्री रॉक डिपोजिशन। एंड मेटामॉर्फिक रॉक बनता है इन्हीं दोनों रॉक्स के हमारा जो अगर प्रेशर और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे अगर ये दोनों काफी टाइम तक रहती है तो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। अगर इनकी कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो ग्रेनाइट जो हमारा हो जाता है इग्नियस रॉक का उदाहरण। एक सबसे इंपॉर्टेंट है गबरो, टफ, ये सब बेसाल्ट, ये सब हम बात करें तो ये सब हमारे हो जाते हैं इग्नियस रॉक के एग्जांपल्स। अगर सेडिमेंट्री रॉक की बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल है सेल, सैंडस्टोन एंड स्लिटस्टोन। इसी के साथ अगर मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल्स की बात करें तो नीस, क्वार्ट्ज एंड मार्बल, ये हमारे हो जाते हैं
तो हमारा तीन रॉक में से अवशेष रॉक जैसा कुछ ही नहीं होता, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बात कर रहा है द फेमस फिजिसिस्ट विक्टर फ्रेंच हैस इज नोन फॉर डिस्कवरी ऑफ। तो इन्होंने खोज की थी कॉस्मिक रेडिएशंस की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो हु इज द प्रोफेसर प्रशांत चंद्र मालनोबिस, पीसी मालनोबिस, इनकी बात करें, सॉरी, मालनोबिस, ये हमारे स्टेटिशियन थे, स्टेटिस्टियन, जिन्होंने, जो कि हमारे सेकंड 5 ईयर प्लान है उसके मॉडल की इन्होंने ही तैयार किया था। और अगर 29 जून की बात करें तो हमारा नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे बनाते हैं, जो कि इन्हीं की याद में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, औद्योगिक नीति प्रस्ताव आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन, जो कि हमारा हुआ था 1956 में। इसी टाइम पे सेकंड 5 ईयर प्लान भी चल रहा था। इसके तहत औद्योगिक को हमारे तीन कैटेगरी में बांटा गया था, जिसमें कि ए, बी एंड सी। ए में हमारे टोटल 17 इंडस्ट्रीज को ऐड किया था, जिसको ओनली गवर्नमेंट ओन कर रही थी। 12 को हमारे पीपी, देखा जाए तो इनको निगम लिमिटेड टाइप में किया था, जिनमें कि ज्यादातर मतलब हिस्सा रहेगा गवर्नमेंट का, लेकिन कुछ हिस्सा हमारे प्राइवेट का फर्म्स का भी रहेगा। और जो बची है ये शेष जो भी बच गई सबको हमारे सी टाइप में, जिनमें कि ओनली प्राइवेट प्लेयर्स भाग लेंगे। अगर बात करें इसका, तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे बनी थी। और ये पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, हाँ, तो दोनों सही हो गए इसके। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विश्व जल दिवस 2024 की विषय वस्तु क्या है? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर है वाटर फॉर पीस। इसी के साथ अगर बात करें तो विश्व जल दिवस मनाया कब जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। एक बार के लिए इसकी पेन की थोड़ी साइज सही कर लेते हैं, जिससे कि ठीक है। अगर और कुछ डेज की बात करें तो इसी के साथ 3 मार्च को हमारा मनाया जाता है, सॉरी, 3 मार्च इसको मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 22 अप्रैल मनाया जाता है अर्थ डे। एंड 22 मई को मनाया जाता है हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो मोपला या मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदारी विरोधी आंदोलन खड़ा कहाँ किया था? तो ये किया था साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में केरला रीजन में हुआ था। हुआ कब था? तो हुआ था 20 अगस्त 1921 को स्टार्ट हुआ था ये। जमींदारों के खिलाफ था ये मोस्टली, जो कि मुस्लिम किसानों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। किस लॉर्ड ने ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में विभाजित करने की घोषणा की थी? तो हमारा 1947 में जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान दो में डिवाइड हुआ था, उस वक्त के करंट गवर्निंग जो वायसराय थे लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, उन्होंने ये घोषणा की थी। माउंटबेटन प्लान उन्होंने, माउंट बेट सॉरी माउंटबेटन प्लान। अगर लॉर्ड रिपन की बात करें तो लॉर्ड रिपन ने 1880 से 1884 तक हमारे वायसराय थे, इंडिया के वायसराय थे। इनके टाइम पे क्या क्या हुआ था? इनके टाइम पे हुआ था इल्बर्ट विल विवाद। इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, जो कि 1978 में लॉर्ड लिटन ने लाया था, वो खत्म किया था। इन्होंने 1882 में लोकल सेल्फ गवर्नेंस स्थापित की थी। और इसके साथ ही जो हाई क्लास के साथ साथ लोअर क्लास में और सब जगह पे एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हंटर कमीशन का गठन हुआ था, वो भी इनके टाइम पे हुआ था। डलहौजी की बात करें तो इनका कार्यकाल था 1848 से 1856 तक। इनके टाइम पे हुआ था रेलवेज, टेलीग्राफ एंड पोस्टल का इन्होंने निर्माण किया था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, जो इनके लिए सबसे मतलब कि इनके टाइम की सबसे ज्यादा फेमस चीज है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, जो कि हमारे 1857 की क्रांति का भी कारण बना था। अगर बात करें कर्जन, तो कर्जन ने किया था 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसके लिए हम जानते हैं कर्जन को। इसमें बंगाल को टोटल हिंदू, जहाँ पे यानी कि ईस्ट
ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में इसको डिवाइड किया था 1905 में। इसको एन्यूल कब किया, इसको खत्म कब किया, इनको 1911 के एक्ट के साथ इन्होंने 1912 में इसको खत्म कर दिया और यहाँ पे दिल्ली को वहाँ पे कैपिटल बना लिया। तो ये क्वेश्चन इससे ज्यादा और क्या बता, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर मौजूद था? तो हड़प्पा, जिसको हम हड़प्पा कालीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को। हड़प्पा रावी नदी के तट पे था एंड इसकी खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी ने, जो कि पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो द ग्रेट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अगर बात करें तो कलिंग विजय का वर्णन कौन से शिलालेख में है? तो अशोक के 13 शिलालेख, 13 नंबर के शिलालेख पे हमारा कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। इसके बाद में ही अशोक का मतलब मन परिवर्तन हो गया और उन्होंने धम्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया और ये हुआ था 261 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके साथ अगर बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद में उनका बेटा बिंदुसार था, बिंदुसार के बाद में अशोक उसका बेटा था और लास्ट इनका मौर्य शासक का जो बृहद्रथ था वो लास्ट किंग था। इसके बाद में पुष्यवती सिंह, जो कि इनका एक कमांडर था, मिलिट्री कमांडर, उन्होंने बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र सुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके सुंग वंश की, सुंग डायनेस्टी की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, भारत दालों का उत्पादक और दालों का, तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा ही उपभोक्ता भी है, यानी सबसे ज्यादा उत्पादन भी करता है और सबसे ज्यादा यूज भी भारत ही करता है दालों का। क्वेश्चन नंबर 14 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस देश को लगातार छठे वर्ष वर्ल्ड हैप्पीनेस कंट्री की बात कर रहा है? तो ये इंडेक्स टोटल 146 कंट्रीज की निकाली जाती है। अगर 2013 की बात करें तो इसमें भी इंडिया की रैंक 126 थी एंड 2024 में भी इंडिया की रैंक 126 ही है एंड फिनलैंड 2004 में भी टॉप पे ही रहा है। तो टोटल 7 बार फिनलैंड कंटिन्यूअस वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री का खिताब पा चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, हाइपोपैराथायराइडिज्म, दुष्यंत रिकेट्स एंड हाइस्टो, तो ठीक है, विटामिन डी के बारे में पूछ रहा है। तो विटामिन डी का अपना जो साइंटिफिक नाम होता है उसको बोलते हैं कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल से रिलेटेड जो भी ऑप्शन है हमारा कैल्सीफेरोल हो गया। एर्गे कैल्सीफेरोल, जो कि हमारे विटामिन D2 के तहत आता है। ठीक है, जो कि इन बीमारियों का इलाज करता है। अगर बात करें तो इनके साइंटिफिक नेम याद रखने की ट्रिक क्या है? तो ट्रिक याद कर सकते हैं, रथ पर एक टोपी। रथ से हो गया रेटिनॉल, थाइमीन, एस्कार्बिक, कैल्सीफेरोल एंड होता है टेकोफेरोल। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी के साथ अगर बात करें, विटामिन बी और सी हमारे पानी में घुलनशील है एंड विटामिन के, विटामिन ई, डी एंड ए ये हमारे वसा में घुलनशील है एंड ये जल में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, निम्न में से किस दाब पेटी को अस्वक्षांश के रूप में जाना जाता है? तो हमारे अर्थ का ये हो गया इक्वेटर, ये हमारा हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, ये हमारा हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ। तो यहाँ पे हमारी इक्वेटर 0 डिग्री होगी। इसको बोलते हैं, ये हमारा लो प्रेशर, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं एक बार के लिए, ये हमारा लो प्रेशर जोन है। यहाँ पे दोनों तरफ हाई प्रेशर जोन होता है, ये अगेन लो प्रेशर जोन होता है एंड ये हमारा हो जाता है 90 डिग्री, जो कि हमारे पोल्स है। तो इसको पोलर रीजन, ये सब पोलर रीजन हो गया
ये ट्रॉपिकल हो गया, एंड इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, जो कि हमारा, इसको हॉर्स लेटीट्यूड भी नाम देते हैं। यहाँ पे अगर बात करें कुछ विंड्स के बारे में, तो हमारी जो कुछ विंड्स यहाँ पे ऐसे रहती है, और इसी के कारण यहाँ पे 0 डिग्री पे जो दोनों यहाँ पे हवाएं, दोनों हवाएं यहाँ पे विंड्स अगर क्रॉस होती है तो इसको हम बोलते हैं डोल्ड्रम्स। तो हॉर्स लेटीट्यूड हो गया हमारा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, जो कि हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन होता है। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं 17। किस झील को श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है? तो श्रीनगर में हमारी डल लेक है, जिसको हम श्रीनगर का गहना कहते हैं। अगर वेमनाड लेक की बात करें तो ये केरला में स्थित है, जो कि एक ब्रेकिश वाटर लेक है। लोकटक हमारी मणिपुर की लेक है, जिसको भी फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय चुनाव आयोग का उल्लेख है? तो भारतीय चुनाव आयोग का उल्लेख है आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक, जिसमें कि हम बात करते हैं, ये पार्ट 15 का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 320 का 4 का 4 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि भारत में एक चुनाव आयोग का गठन होना चाहिए। आर्टिकल 311 हमारी बात करता है कोई भी सिविल सर्विसेज या जो भी हमारा जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसको अगर कोई अपॉइंटमेंट करता है, उससे नीचे का कोई भी पद पदाधिकारी उसको हटा नहीं सकता, ये हमारा आर्टिकल 311 कहता है। आर्टिकल 369 की बात करें तो ये हमारे पार्लियामेंट को हमारे, जो कि हमारे कंकरेंट लिस्ट के विषय हैं, उनकी तरह ही हमारे स्टेट विषयों पर कोई भी कानून बनाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के गार्ड ऑफ ऑनर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द ड्रुग ग्याल्पो को प्राप्त हुआ है? तो ये भूटान से मिला है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये हमारे भारत का, हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है, इसमें अगर बात करें तो ये हो गया हमारे ईस्टर्न घाट, ये हमारे हो गए वेस्टर्न घाट, एंड ये यहाँ पे मिलते हैं तमिलनाडु में, जो कि हमारे नीलगिरी हिल्स है। अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें साउथ की, तो वो हमारी हो जाती है अनाईमुड़ी, जो कि केरला में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। दूसरी हम बात करें तो हमारी है, ये होती है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हमारी जो डोडा डोडा बेटा है, वो हमारी हो गई, सॉरी सॉरी, महेंद्रगिरी। तमिलनाडु में जो महेंद्रगिरी है उसकी ऊंचाई है 2637, जो कि हमारी सेकंड हाईएस्ट ऊंची चोटी है साउथ इंडिया की। एंड ओडिशा में हमारी हो जाती है, जो कि हमारी हो गई डोडा बेटा, जो कि जिसकी हाइट है 1501। ईस्टर्न घाट की एवरेज हाइट की बात करें तो ये 600 मीटर होती है। वेस्टर्न घाट की अगर एवरेज हाइट की बात करें तो ये 1200 मीटर होती है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी हमारी हो गई महेंद्रगिरी। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ वेदर रिलेटेड डिजास्टर रिपोर्ट के अनुसार 1995 से 2015 तक निम्नलिखित में से कौन सा देश मौसम संबंधी आपदाओं से संबंधित सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है? तो ये रिपोर्ट आई थी हमारी, जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसके तहत अगर सबसे ज्यादा मौसमी आपदाओं से जो प्रभावित देश है, वो हमारा चीन है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 बात करता है कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमको 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 हुआ करते थे, जिसमें से कि संपत्ति का अधिकार है उसको हमने हटा के अब एक कॉन्स्टिट्यूशन लीगल राइट बना दिया है, जो 301 आर्टिकल के तहत है। तो मत देने का अधिकार हमारा लीगल राइट है, लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो कौन सी कोशिका स्तनधारियों के यकृत में पाई जाती है? तो यकृत में पाई जाती है पुफुर कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 24 में विश्व रंगमंच दिवस हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है। दिवस कौन सी ईयर में पहली बार मनाया गया था? 1961 में पहली बार मनाया गया था, ये आपको रखना है। शरीर का कौन सा अंग मिर्गी से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो एपिलेप्सी से प्रभावित होता है हमारा मस्तिष्क, सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, जिसमें कि मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, और इससे मस्तिष्क हमारा क्या होता है, कंट्रोल में नहीं रहता, और
तो ये था हमारा आज का जीके का डिस्कशन। मैथ और रीजनिंग का हम डिस्कशन नेक्स्ट कुछ पार्ट में करेंगे। इसके फिलहाल के लिए जीके का कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।